Assalamualaikum guys, this is Dan Aliasin with you with another lecture of the NIALS Education Portal। हमारे जो इस लेक्चर का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने स्टार्ट ले लिया था, स्टार्ट में इसकी हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है जी। वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने इसमें ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ठीक है जी। फिर हमने बेसिक फीचर्स पढ़े थे, इनको सेपरेटली डिफाइन किया था हमने। पर्पस, ओनरशिप, फंडिंग, अकाउंटेबिलिटी। फिर हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस देखा था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। आपके सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड कंपनीज है, क्लब्स एंड सोसाइटीज है। फिर हमने बारी बारी इन सब को डिस्कस किया था, और यहाँ पे इस स्लाइड पे पिछला लेक्चर हमारा एंड हुआ था। ठीक है जी। अगर आप ये लेक्चर देखना चाह रहे हैं जिसकी मैंने अभी स्लाइड्स दिखाई हैं, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। BMBS की फर्स्ट वीडियो यही अपलोडेड है। आज जो करने वाले हैं, आज हम बेसिकली करने वाले हैं स्टेक होल्डर्स। अगर हम देसी जबान में बात करें, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, तो ऐसे लोग जिनको किसी ना किसी तरह फर्क पड़ रहा हो। कोई भी जब एक कंपनी डिसीजन लेती है, सही है, उसको उस डिसीजन से फर्क पड़ रहा हो तो वो क्या होगा, वो स्टेक होल्डर होगा। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, मतलब इससे सिंपली और चीज कोई हो ही नहीं सकती। दोबारा रिपीट करते हैं, स्टेक होल्डर कौन होता है। स्टेक होल्डर वो बंदा होता है जिसको कंपनी के डिसीजन से फर्क पड़ रहा हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे सिचुएशंस वेरी करती हैं कि कौन से डिसीजन से किसको फर्क पड़ता है, कौन से डिसीजन से किसको फर्क नहीं पड़ता, और किस तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये सब अभी हम क्या करेंगे, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो का जो एजेंडा होगा वो होगा कि हम इंटरनल स्टेक होल्डर्स कंप्लीट कर लें और एक्सटर्नल हम नेक्स्ट में करें। आइडिया ले लें एक्सटर्नल क्या होता है, फिर आगे कोई और टॉपिक एक उनके साथ मिक्स कर लें। लेकिन देखते हैं कि ये वीडियो कहाँ तक चलती है, कितना टाइम ये कंज्यूम करती है, डिपेंड करता है उसके ऊपर कि हम कहाँ तक जाएंगे। तो स्टेक होल्डर्स यहाँ पे मैंने जो तीन उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ क्रक्स हैं, वो मैंने निकाल के यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं मैंने, सबसे पहला है पर्सन हु हैज इंटरेस्ट और स्टेक इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने एक बात कही, मैंने जब स्टेक होल्डर को डिफाइन किया, मैंने एक बात कही। मैंने बात क्या कही, मैंने कहा कि ऐसा कोई भी बंदा हो जिसको कंपनी के डिसीजन से क्या पड़ रहा हो, फर्क पड़ रहा हो। अब वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे आ जाती है कैटेगरी। क्या आ जाती है, कैटेगरी। कैटेगरी कैसे आती है, एक एक बंदा वो होता है, सही है, इंटरेस्ट वाला होता है, और एक होता है स्टेक वाला, सही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लें, एक बायर है, सही है, एक आपसे कोई भी एक बंदा है, वो क्या करता है, वो आपसे चीजें परचेज करता है, आपकी कंपनी से वो परचेज करता है, ठीक है जी। अब कोई भी ऐसा डिसीजन होगा जो उसके हवाले से हो, फॉर एग्जांपल कंपनी की सेल पॉलिसीज के हवाले से कोई डिसीजन हो रहा हो, तो उसके लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होगा। क्यों, क्योंकि वो उससे लिंक करती है चीज, उसके इंटरेस्ट के हवाले से है ना। क्यों, उसका इंटरेस्ट है, उसका क्या इंटरेस्ट है कि भाई उसने जो है ना आपसे चीजें परचेज करनी है, और आप जो है उसी हवाले से, आप कंपनी की सेल के हवाले से आप जो है ना कुछ नई पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, तो क्या हो गया, उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, है जी। और दूसरी तरफ जब हम स्टेक की बात करें, तो हम यहाँ पे शेयर होल्डर्स की एग्जांपल ले लेते हैं। भाई शेयर होल्डर्स जो होते हैं, उनका स्टेक होता है कि नहीं होता है कंपनी में, है जी। बेशक फिर वो जो है वो 5 शेयर हों एक बंदे के पास, या 5,000 शेयर्स हों, या 5 लाख शेयर्स हों, वो स्टेक में डिफरेंस आता है, लेकिन वो मीनिंग तो सेम रहती है ना। शेयर होल्डर तो वो है ना, फिर वो बेशक 5 शेयर का है या 5 लाख शेयर का है जी। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई अब फॉर एग्जांपल उस शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होती है, सही है, तो उसे क्या पड़ता है, उसे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। अब भाई कोई कंपनी डिसीजन ले रही है, फॉर एग्जांपल भाई कोई नया प्रोजेक्ट लगाना चाह रही है, सही है,
किसी और मुल्क में लगाना चाह रही है या पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल लगाना चाह रही है, तो वो जो है ना, अब क्या होगा, उस डिसीजन से दो काम होंगे, सही है। अगर वो डिसीजन प्रॉपर, उसे क्या कहते हैं, रिसर्च बेस पे होगा और डिसीजन जैसा सोचा हुआ है, मीन्स के जैसी उसकी प्लानिंग है, अगर वो वैसे ही एग्जीक्यूट होता है और जो है एट देन उसके रिजल्ट भी वैसे ही आते हैं जैसा कि आपने पूरी एक प्लानिंग के हिसाब से सोचा था, आपने एक एज्यूम किया था कि ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी तो यहाँ से इतना प्रॉफिट आएगा, अगर वो सब ठीक होता है तो वहां से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा सोचें क्या होगा, उसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। और क्या होगा, लाजमी बात है, जब एक प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपर होता है, सही है, वो काम ठीक करता है, तो वो एक चीज और उससे हो जाती है, क्या हो जाती है कि भाई वो जो होता है ना, वो बेसिकली आपके प्रॉफिट्स में इंक्रीज ले आता है। जब आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं तो उससे क्या होता है, सोचें क्या होता है उससे, शेयर होल्डर के वाले से क्या होता है, भाई डिविडेंड्स बढ़ते हैं ना। जब कंपनी जितना ज्यादा प्रॉफिट बनाएगी, डिविडेंड्स ज्यादा होने के उतने ज्यादा चांसेस है ना। भाई कभी कभी कंपनी डिसीजन ले देती है कि भाई अगर रिजर्व्स में कुछ नहीं है तो सब उठा उठा के रिजर्व्स में डाल देती है कभी कभार, लेकिन अगर प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, तो वो रिजर्व्स में कुछ हिस्सा डालेगी, बाकी तो सब डिविडेंड में आएगा ना। अब वो जैसे जैसे आपके प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिविडेंड भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे किसका स्टेक आ गया, यहाँ पे आ गया शेयर होल्डर का स्टेक। और दूसरी चीज क्या लिखी हुई है यहाँ पे, हु माइट ट्राई टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई लाजमी सी बात है, अब जैसे हम शेयर होल्डर्स की बात कर रहे थे, हैं, या हम शेयर होल्डर्स को चलो छोड़ दें, हम उसकी बायर की एग्जांपल पे ही बात कर लेते हैं। अब कोई एक बंदा है, वो जो है आपका जो है ना मेजर, वो जो है ना बायर है, सही है। आप जो है ना, आप उसको मेजर सेल्स कर रहे हो अपनी कंपनी की, आपकी एक छोटी सी कंपनी है और मेजर सेल्स जो है ना आपका एक बंदा जो है ना वो ले रहा है। अब जब भी आप कुछ भी अपनी सेल के हवाले से पॉलिसी चेंज करना चाहेंगे तो वो क्या कहेगा, कहेगा भाई मुझे साथ बिठाओ, हैं, जब डिसीजन ले रहे होंगे आप इस मामले पे, वो क्या कहेगा, वो कहेगा भाई मुझे पूरा इन्फॉर्म रखो, मुझे बताओ या मुझे साथ इन्वॉल्व करो, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ आपका क्या हूँ, मैं मेजर बायर हूँ, सही है, सही है। आपकी मेजर्स, आपकी कंपनी की मेजर सेल्स मुझे होती हैं, सही है। तो इसका क्या मतलब है, आपकी कंपनी में काफी मेजर स्टेक है मेरा। और दूसरे दूसरे वर्ड्स में इसको क्या कह सकते हैं कि कंपनी जो है ना वो एक बड़े लेवल पे जो है ना उसके हाथों में है, इस तरह के, क्योंकि कंपनी मेजर सेल उसे कर रही है सब, तो इसका क्या मतलब है, कंपनी अपना मेजर जो है प्रॉफिट वहां से जनरेट कर रही है। तो अब अगर वो कहेगा कि मुझे इन्वॉल्व करो इस डिसीजन में, तो कंपनी क्या कह सकती है, कंपनी कुछ कह सकती है, कंपनी लाज़मी बात है उसको क्या कहेगी, ठीक है भाई आप बताएं, हमने ये सोचा है कि हम ये करने वाले हैं, आपको इससे इशू है या नहीं है भाई। क्योंकि कंपनी को क्या डर होगा कि भाई अगर जो है हमने ज़्यादा इसके साथ आगे पीछे किया तो ये क्या कर देगा, ये हमसे चीज़ें परचेज करना बंद कर देगा, और जब हमसे चीज़ें परचेज करना बंद कर देगा तो हमारी बहुत मेजर सेल्स क्या हो जाएंगी, ड्रॉप हो जाएंगी, हमारी दिनों में कंपनी बहुत नीचे आ जाएगी। और ऐसा ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा, ऐसा ना आपके सीनियर मैनेजमेंट चाहेगी, ना आपके जो है ना वो उसे क्या कहते हैं डायरेक्टर्स चाहेंगे, ना आपके शेयर होल्डर्स चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा, क्यों, क्योंकि आपकी कंपनी जो है ना उसमें फिर वो बहुत मेजर डिफरेंसेस आ जाएंगे ना, जब अचानक से इतनी सेल्स गिर जाएंगी कंपनी की। तो भैया वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे अब ठीक है जैसा आप कहें, वो कहेंगे हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, वो कहेगा अभी इसके ऊपर ठंडे पड़ जाओ, अभी पॉलिसी चेंज नहीं करनी, अभी पॉलिसी चेंज नहीं करनी। यहाँ वो कहेगा अच्छा पॉलिसी चेंज कर रहे हो, बताओ क्या चेंजेस लाने हैं तुमने, क्या मसला है इस पॉलिसी में, क्या क्या मसला आ रहा है आपको, ठीक है, अच्छा ये पॉलिसी बनाने की सोच रहे हो, सही है, तो ये वाली जो है ना इसमें ये वाली चेंज एक्सेप्टेबल है, ये वाली एक्सेप्टेबल नहीं है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे मतलब मकसद क्या है ये पूरी बात बताने का, कि जब स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट या उसका जो स्टेक है वो एट रिस्क आता है ना, तो वो क्या करता है, वो फिर अपनी पावर एक्सरसाइज करता है, वो क्या करता है, वो अपनी पावर एक्सरसाइज करता है कि भाई ऐसा नहीं, अब यहाँ पे मेरी पावर चलेगी,
वो फिर उसके पास जितनी पावर होती है वो उस हिसाब से उसे एक्सरसाइज करता है। तीसरी चीज हमारे पास क्या है, दे आर इंडिविजुअल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस हु ऑफन हैव अ कॉमन इंटरेस्ट। वो कह रहा है भाई स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं, या तो वो कोई एक इंडिविजुअल होगा, मतलब एक आम आदमी होगा, या फिर वो पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, जैसे कंपनीज होती हैं जिन्होंने टेक ओवर किया हुआ होता है, 51% की वो होल्डिंग रख के बैठी हुई होती हैं दूसरी कंपनीज की, ऐसा बहुत होता है। तो वो कह रहे हैं कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, या फिर जो है ना आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिनका क्या हो, इंटरेस्ट क्या हो, कॉमन हो। ठीक है जी। गैस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप न्यू वीडियो से बाखबर रहें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। अब हम अगर देखें तो स्टेक होल्डर्स में बेसिकली कैटेगरीज होती हैं आपकी। कैटेगरीज क्या होती हैं, एक होते हैं आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स और दूसरे होते हैं आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ठीक है जी। जब हम बात करते हैं, अगर इसको हम सिंपली डिफाइन करना चाहें इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को, तो इसका मतलब क्या होता है कि इंटरनल स्टेक होल्डर्स मतलब जो कंपनी के विद इन होते हैं, जो कंपनी के अंदर वाले लोग होते हैं, वो मतलब डिफरेंट क्लासिफिकेशन है आगे इंटरनल स्टेक होल्डर्स में भी, लेकिन आप इसको एक जनरल व्यू में अगर बात करें तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो लोग हैं जो कंपनी के अंदर होते हैं, और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, वो जो कंपनी के बाहर लोग होते हैं। अब कंपनी के अंदर में उन्होंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन में भी ये लिखा हुआ है, पीपल और ग्रुप्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में पीपल ग्रुप्स और अदर एंटिटीज दैट आर एक्सटर्नल टू दी ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमारे जो टॉपिक है आगे जो हम अभी पढ़ेंगे, वो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को हम सेपरेटली पूरा डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है जी। जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स से। अच्छा, इंटरनल स्टेक होल्डर्स में आता कौन कौन है, एक आपके शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, दूसरा आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स आते हैं, तीसरा आपका अदर मैनेजर्स एंड करंट एम्प्लॉयज आते हैं। ये क्या हो गया, ये तीन डिफरेंट टाइप के जो है ना क्लासिफिकेशंस होगी। ये तीनों क्लासिफिकेशन कहाँ पे आती हैं, ये आपकी आती हैं इंटरनल स्टेक होल्डर में। दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास शेयर होल्डर, सॉरी, अब हम कहाँ से, अब हम उनकी एक्सप्लेनेशन पे आ गए किनकी, इंटरनल स्टेक होल्डर्स की। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स से। अच्छा, यहाँ पे वही मैंने मेन पॉइंट्स नीचे लिखे हैं मैंने, लेकिन उनको पढ़ने से पहले मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने सुनाई थी और कल वाले लेक्चर में भी सुनाई थी। आज की जो कहानी होगी वो ऐसी होगी कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, वो भी ताज़ा ताज़ा बनी है, कुछ टाइम ही हुआ है उसे बने हुए, और जो है लाज़मी बात है जहाँ पे कंपनी होगी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे, वहाँ पे सीनियर मैनेजर्स होंगे, वहाँ पे डायरेक्टर्स होंगे, और जो है वहाँ पे और क्या होगा, सोचें और क्या होगा वहाँ वहाँ पे आपके शेयर होल्डर्स होंगे, वहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, मतलब जो हम अभी ये पढ़ के आए, जो हम अभी पढ़ के आए ये सब होंगे। अच्छा, एक मिनट में एग्जाम्पल को होल्ड करके सिर्फ एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जब हम डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, डायरेक्टर्स दो टाइप के होते हैं, इसमें दो किस्में आती हैं आपके डायरेक्टर्स में। एक आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं और दूसरे आपके कौन से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ये मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा जी, अब दोबारा कहानी पे आते हैं। तो हमने सब देख लिया कौन कौन होते हैं, सही है। अब कंपनी नई नहीं है, वो एक डिसीजन लेना चाह रही है। फॉर एग्जाम्पल वो अभी सिर्फ कराची में ऑपरेट कर रही है, उसका हेड ऑफिस वहीं है। अब वो सोच रही है कि वो रीजनल ऑफिस बनाए, मतलब जैसे पंजाब में एक बनाए, सिंध में एक बनाए, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सखर में एक बनाना चाह रही हो, सिंध में, और पंजाब में दो तीन मेन सिटीज में बनाना चाह रहे हैं अपने रीजनल ऑफिस, और जो है वो केपीके में और बलूचिस्तान में एक एक बनाना चाह रहे हैं, ताकि अपनी जो है ना वो जो सेल्स हैं वो बढ़ा सकें। और वो सेल्स क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें कराची में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। और जब उन्होंने आगे पीछे सर्वे किया तो उन्हें ये भी पता चला कि अगर वो बाहर प्रोडक्ट ये बेचते हैं, मतलब दूसरे शहरों में बेचते हैं, प्रोविंसेस में बेचते हैं, तो जो रिजल्ट हैं वो अच्छे मिलने की उम्मीद है। अब यहाँ पे क्या हो गया,
अब वो डिसीजन लेने बैठे हैं एक्सपेंशन पर कि भाई आपके रीजनल ऑफिस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। हमें हमें इसके ऊपर जो है मतलब अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए हमें आउट ऑफ कराची जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब वो डिसीजन लेने बैठे हैं। अब अगर हम गौर करें इस डिसीजन से क्या क्या होगा। सबसे पहली चीज क्या होगी, अगर वो इसके ऊपर अमल करते हैं एज पर जो उनके सर्वे उनके क्या कह रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, उनकी प्रोडक्ट बिकेगी। अगर वो इसके ऊपर हाँ कर देते हैं तो क्या होगा, कंपनी एक्सपेंड होगी कि नहीं होगी, कंपनी एक्सपेंड होगी। जब कंपनी एक्सपेंड होगी तो लाजमी बात है कंपनी का जो ओवरऑल वर्थ है वो भी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। और जब आपकी सेल्स बढ़ती हैं तो क्या होता है, जब आपकी सेल्स बढ़ती हैं तो क्या होता है, आपके प्रॉफिट भी तो बढ़ते हैं, बढ़ते ही नहीं बढ़ते हैं। जब आपके प्रॉफिट भी बढ़ेंगे और आपकी कंपनी का स्टेक भी अच्छा होगा, कंपनी की वर्थ बढ़ेगी, गुडविल और बढ़ेगी, उसकी गुडविल इंक्रीज होगी। तो क्या क्या इम्पैक्ट आ रहे होंगे अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें। सबसे पहली चीज क्या होगी, शेयर प्राइस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, सोचें, शेयर प्राइस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। जब शेयर प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका शेयर होल्डर खुश होगा कि नहीं होगा, है जी, शेयर होल्डर खुश होगा कि नहीं होगा, खुश होगा ना। और दूसरी चीज क्या होगी, उसको और क्या मिल रहा होगा, उसको डिविडेंड मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा, उसको डिविडेंड मिल रहा होगा, वो उससे भी खुश होगा कि भाई मुझे जो है डिविडेंड भी अच्छा मिल रहा है और मैंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो शेयर प्राइस जिसके ऊपर मैंने शेयर्स के ऊपर जो पैसा लगाया हुआ है वो भी क्या हो रहा है, वो भी अच्छा रिटर्न दे रहा है। और क्या, और क्या होगा, अगर हम डायरेक्टर्स के हवाले से बात करें, हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और जो है सीनियर मैनेजर्स के हवाले से बात करें, तो वो इस डिसीजन से कैसे खुश होंगे अगर वो हाँ करते हैं और ये काम होता है और एज पर प्लानिंग होता है, तो वो कैसे खुश होंगे। लाजमी बात है, लाजमी बात, डिसीजन किसने लेना था, मतलब ये डिसीजन प्रपोज किसने किया था, ये सब प्रपोजल लाया कौन था, हैं जी, आपके सीनियर मैनेजर्स और डायरेक्टर्स लाए थे ना। जब वो लाए थे तो क्या होगा, जब आपकी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट बनाएगी, बना के किसने दिया है, इन लोगों ने बना के दिया है ना, तो क्या होगी, उनकी अपनी भी वर्थ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी मार्केट में, कि भाई ये जो डायरेक्टर्स हैं, ये जो सीनियर मैनेजर्स हैं, इन्होंने ये इतना अच्छा डिसीजन लिया कि कंपनी रातों रात जो है उसकी स्टोरी बदल गई है। तो वर्थ क्या होगी आपकी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, एक वर्थ तो बढ़ेगी, आपका स्टेटस तो चेंज होगा। स्टेटस के साथ और क्या होगा चेंज, उसके साथ एक और चीज चेंज होगी कि आपकी जो सैलरीज हैं वो भी बढ़ जाएंगी। लाजमी बात है, जब कंपनी आपसे खुश होगी तो क्या करेगी, आपको अलाउंसेस ज्यादा देगी, आपकी बेसिक सैलरी बढ़ा देगी, है क्या नहीं है, ऐसा ही होगा ना। और फिर वो नीचे वालों के साथ क्या होगा, जो बाकी इंप्लॉयज और मैनेजर्स हैं वहां पे वो कैसे खुश होंगे इस डिसीजन से। वो ऐसे खुश होंगे कि भाई जब आपके ऑफिस बढ़ रहे हैं, लाजमी बात है आपके जो कुछ ऊपर वाला स्टाफ है, सही है, जो ऊपर वाला क्रीम स्टाफ होता है, सीनियर मैनेजर्स वगैरह, अब उन्होंने क्या किया, कंपनी ने कहा कि भाई एक एक ऑफिस में एक एक जो है ना, यहाँ से हमारे जो हेड ऑफिस से टॉप नॉच वाले बनने वो हम वहां पे भेज देंगे। उससे क्या होगा, सीट्स खाली होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। जब सीट्स खाली होंगी तो क्या होगा, जो नीचे वाले लोग हैं उनके लिए प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी नहीं होंगी, हैं जी। और नीचे वाले लोगों को चाहिए क्या होता है, प्रमोशन। तो उनकी मर्जी का भी काम हो रहा है नहीं हो रहा है जी, उनके इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, डायरेक्टली नहीं हो रहे लेकिन इनडायरेक्टली तो हो रहे हैं ना, मतलब बहुत दूर से आ रहे हैं उनके इंटरेस्ट लेकिन आ तो रहे हैं ना। डायरेक्टली तो आपके शेयर होल्डर्स और इन सब के आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल में देखा कि किस तरह हम हमने ये जो अभी पढ़ी है, ये जो हमने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ी है, शेयर होल्डर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स, अदर मैनेजर्स एंड करंट एम्प्लॉयज, इन सब की किस किस तरह जो है ना इम्पैक्ट पड़ रहा है एक सिंगल डिसीजन से, इन सब की लाइफ और इन सब की जो क्वालिफिकेशंस हैं उनके ऊपर किस तरह इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनके स्टेटस पे किस तरह इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी अर्निंग्स पे किस तरह इम्पैक्ट पड़ रहा है एक सिंगल डिसीजन से। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं इनको बारी बारी, शेयर होल्डर्स क्या कहना चाह रहे हैं।
अच्छा, सबसे पहले शेयर होल्डर्स होते कौन है? शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो पैसा लगाते हैं किसी भी कंपनी में, किस नीयत से? इस नीयत से कि उन्हें दो तरह से पैसा उनके पास आएगा। एक मेथड है शेयर प्राइस, दूसरा है डिविडेंड। कौन सा मेथड है? एक आपका डिविडेंड है, दूसरा क्या है? शेयर प्राइस। अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल 200 का शेयर खरीदा है तो वो तो कहेंगे कि रातों रात ये 400 पे पहुंच जाए, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए, वो हमें रातों रात 100% प्रॉफिट देते, है कि नहीं है? डिविडेंड में भी वो इसी तरह कहेंगे कि हमें जो है ना बड़े जो है ना हैवी किस्म के डिविडेंड्स मिले, जो है ना हमें प्रॉफिट अच्छा खासा हो, पैसे लगाने का कुछ ना कोई फायदा हो हमें। तो मेनली जो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे इन्वॉल्व है एज अ इंटरनल स्टेक होल्डर, वो उसका जो पर्पस होता है इसका शेयर होल्डर का, वो होता है कि पैसा लगाओ, एक शेयर प्राइस से कमाओ, दूसरा किससे कमाओ? आपका डिविडेंड से। वो और जो यहाँ पे दूसरी चीज लिखी हुई है, शेयर होल्डर्स आर नॉट यूजुअली इन्वॉल्व इन द डे टू डे मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते। मैनेजमेंट आपके कौन कर रहे होते हैं? वो तो आपकी शेयर होल्डर वो कर रहे होते हैं, डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं, और आपके कौन कर रहे होते हैं? आपके सीनियर मैनेजर्स कर रहे होते हैं। और क्या है आगे? A company might have a majority shareholder who owns enough shares in the company that the shareholder is able to control the composition of the board and the decisions of the company's directors make. अब भाई ये तो हमें पता है, ये हमें पता है कि नहीं पता है कि कोई भी कंपनी हो, अगर उसमें कोई भी एक मेजर शेयर होल्डर होता है तो उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कैसे होती हैं कि भाई जब 51% उसके पास होल्डिंग होती है, जब 51% उसके पास होल्डिंग है, तो उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें ये पता चलता है कि भाई अब वो जो है ना, वो जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो वहां पे वो क्या कर सकता है? वो डायरेक्टर्स पे सवाल उठा सकता है, या फिर क्या कर सकता है, मतलब जो उसकी मर्जी का नहीं है उन्हें रिजेक्ट कर सकता है। तो अपनी मर्जी के बंदे ला सकता है, सही है। और जैसे कुछ डिसीजंस होते हैं, मेजर डिसीजंस होते हैं, काफियों में तो जो आपको 75% जो है ना वोटिंग चाहिए होती है डिसीजंस में, लेकिन काफी ऐसे डिसीजंस होते हैं जहाँ पे 50% 51% अगर आप वोट ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो आपके हक में चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि अगर किसी कंपनी का एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर है ना, तो क्या कर रहा होता है, ज्यादा चीजें जो है ना इन्फ्लुएंस, जो डिसीजन हो रहे होते हैं वो उसी के हिसाब से हो रहे होते हैं। मतलब जब लाजमी बात है किसी की एक मेन होल्डिंग है तो आपके शेयर होल्ड, आपके जो डायरेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स हैं, वो सब उसे सुनेंगे। क्यों उसे सुनेंगे? कि भाई पता है कि कंपनी का मालिक यही है, हमारे जो डिसीजंस हो गए वो किसके थ्रू चलेंगे? वो इसके थ्रू ही ज्यादा चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास जो ओनरशिप है वो मेन इसी के पास है। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ऐसे कौन सी टाइमिंग्स होती हैं, ऐसे कौन से जो है ना सिचुएशंस होती हैं जब आपका जब आपका शेयर होल्डर कहता है कि नहीं, अब मुझे जो है ना कूदना पड़ेगा, अब मुझे जो है ना मेरा जो इंटरेस्ट है इस कंपनी में वो क्या हो रहा है, वो एट रिस्क है। वो क्या है? वो एट रिस्क है। हमने भी शेयर होल्डर के बारे में क्या पढ़ा? हमने अभी शेयर होल्डर के बारे में ये पढ़ा था कि भाई उसका काम क्या होता है, वो पैसे कैसे बनाता है? वो पैसे ऐसे बनाता है कि भाई एक तो वो डिविडेंड से, दूसरा क्या, वो हायर शेयर प्राइस से। अब भाई सिंपल कॉमन सेंस की बात है, अगर आपकी शेयर प्राइस गिरने लग जाए और आपके डिविडेंड्स कम आने लग जाए, सही है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सिंपली आपका जो इंटरेस्ट है किसका, शेयर होल्डर का, वो क्या हो जाएगा? वो एट रिस्क आ जाएगा। वो कहेगा भाई मैंने जिसके लिए इन्वेस्टमेंट की थी मुझे वो चीज़ ही नहीं मिल रही, मैं तो उल्टा लॉस में जा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? उसका इंटरेस्ट स्टेक पे आ जाएगा, और तब वो क्या कहेगा, बस भाई बस, अब जो है ना ये मेरे साथ मसला हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, अब आगे मुझे बताओ कि ये ऐसा हो क्यों रहा है जी। या जैसे कोई एक ऐसा मेजर डिसीजन लिया जा रहा है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी पीछे कि भाई वो एक्सपेंशन कर रहे हैं,
अब इस तरह का मेजर डिसीजन लिया जा रहा है। अब लाजमी नहीं है कि जो सर्वे हुआ है उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिले। ये 100% श्योरिटी कोई भी नहीं देगा आपको कि आप जाके सर्वे करवाएं और जैसा सर्वे आएगा आपको बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा कंपलसरी नहीं होता। एक उसे क्या कह सकते हैं कि एक नॉर्म है और एक जो है प्रैक्टिस है जो मोस्टली ठीक होती है, लेकिन मोस्टली ठीक होती है, ऑलवेज ठीक नहीं होती है। तो क्या हो सकता है उसमें, क्या हो सकता है कि अगर आपने रीजनल ऑफिस खोले और आपका बिजनेस उस हिसाब से बढ़ा ही नहीं जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए, आप लॉस में आ जाएंगे। क्योंकि आपने पूरी एक कॉस्ट टू प्रॉफिट कैलकुलेशन की होगी ना, आपने पूरी एक्सपेंशन का सबसे पहले एक जो है वो बनाया होगा, एनालिसिस बनाया होगा कि भाई इतने साल में हम इतनी इन्वेस्टमेंट करके हम इतने ऑफिस खोलेंगे, इतने बंदे हायर करेंगे, हमारा इतना पैसा होगा, तो हमें इतनी सेल चाहिए, तो फिर हमारी सब कॉस्ट कवर होंगी और जो है हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर फॉर एग्जाम्पल वो एज पर नहीं जाता आपका जो है ना उसे क्या कहते हैं, जो आपने सोचा था एज पर नहीं जाता, तो क्या हो जाएगा, आप लॉस में आ जाएंगे। जब लॉस में आ जाएंगे तो शेयर होल्डर का क्या आ जाएगा, वो उसकी जो मतलब उसे क्या कहते हैं इंटरेस्ट है वो क्या आ जाएगा, वो एट रिस्क आ जाएगा। फिर वो क्या कहेगा, भाई ये डिसीजन क्यों लिया था, ये डिसीजन जो है ना जरा एक्सप्लेन करें दोबारा से, और इसके ऊपर दोबारा से एक बार बात की जाए कि ये रखना भी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, है जी, इसके ऊपर बात की जाए। और कौन सा डिसीजन आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी का टेक ओवर करने लगे, आपकी एक कंपनी है वो छोटी कंपनी है, लेकिन एक और कंपनी है वो भी आपकी बिजनेस में, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि भाई फर्नीचर बिजनेस में, आपकी कंपनी फर्नीचर बिजनेस में, एक और कंपनी है वो भी फर्नीचर बिजनेस में। अब वो जो बंदा है वो फॉरेन जा रहा है, सही है, वो पाकिस्तान से अपना सेटअप खत्म कर रहा है, तो वो जो है ना कंपनी जो पाकिस्तान में उसकी वो मेजर शेयर होल्डिंग जो है ना वो सेल करना चाह रहा है। अब वो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप उसे टेक ओवर कर रहे हैं उस कंपनी को। आप जब उसको टेक ओवर करते हैं तो ये छोटा डिसीजन नहीं है। किसी भी कंपनी को टेक ओवर करने का मतलब होता है कि उसके सारे सरदर्द अपने बना लेना, अपने उसके सारे सरदर्द आपके अपने हो जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको बड़ा जो है ना सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। तो ऐसे डिसीजंस में भी शेयर होल्डर क्या कहेगा कि भाई मुझे इन्वॉल्व करो। ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है मैंने कि सबसे पहली चीज क्या है, फॉलिंग प्रॉफिट्स एंड अ फॉलिंग शेयर प्राइस, lower dividend payments, a proposal to invest in a major project where the business risk is high, a proposed takeover bid for another company or from another company। अच्छा जी, अब हमारी आ जाती है दूसरी क्रीम वाली अवाम, कौन सी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स। अच्छा भाई ये करते क्या है, इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आपके जो मैनेजर्स होते हैं और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो आपकी कंपनी को ऊपर बैठ के संभाल रहे होते हैं, बिल्कुल टॉप पे। नीचे वाला अमला तो काम कर रहा होता है, नीचे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, लेकिन पूरा चेक एंड बैलेंस और जिस तरह होना चाहिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो कौन कर रहे हैं, वो आपकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स कर रहे हैं। वांट देयर कंपनी टू ग्रो इन साइज, वो होता है ना, और ये सेल टारगेट पूरा होना चाहिए, ये सेल टारगेट पूरा क्यों नहीं हुआ है भाई, ये सेल टारगेट पूरा होना चाहिए, ये सेल टारगेट पूरा नहीं हुआ तुम्हारी तनख्वाह कट जाएगी। ऐसे करते हैं ना मैनेजर्स, डंडा देते हैं ना। तो वही वाली कहानी आ गई है कि भाई आपकी जो कंपनी है उसको ये क्या चाहेंगे, उनकी जो कंपनी है वो कहेंगे कि भाई ये कंपनी बढ़े, ये कंपनी साइज में बढ़े, इसका बिजनेस बढ़े, और जो है ना उसे क्या कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा और चीजों में एंटर हो। क्यों, लाजमी बात है जब ये सब होगा तो उनकी सैलरी भी तो बढ़ेगी ना। और चाहिए क्या होता है एट द एंड, जो बंदा किसी की नौकरी करता है उसे चाहिए क्या होता है एट द एंड, उसको यही चाहिए होता है कि भाई कंपनी जो है ना उसका नाम बने, नाम बनेगा तो उसका भी नाम बनेगा, और दूसरा क्या चीज हो जाए, दूसरा ये हो जाए कि भाई उसकी सैलरी भी बढ़ जाए। अब बात आ जाती है कि भाई उनको कब लगता है कि उनके जो इंटरेस्ट हैं अब वो खतरे में, सही है, किस किस चीजों को देखकर उन्हें लगता है कि हमारे जो है ना इंटरेस्ट खतरे में आ सकते हैं। जैसे भाई फॉर एग्जांपल अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, अगर वो डिसीजन है रेम्यूनरेशन के हवाले से, सैलरी के हवाले से, जो सैलरी पैकेज मिल रहा है उन्हें उसके हवाले से, या जो उन्हें बोनसेस मिलते हैं उसके हवाले से,
या जो है उसे क्या कहते हैं, आपकी शेयर इंसेंटिव स्कीम्स हैं उनके हवाले से, पेंशन के हवाले से, तो ये सब क्या है, ये उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट है इनमें। वो डायरेक्ट इंटरेस्ट लेते हैं इन चीजों में, लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेते हैं ना। तो जब वो लेते हैं, अगर उसके हवाले से कोई भी डिसीजन होगा तो वो क्या कहेंगे, लाजमी बात वो कहेंगे कि हमें भी इन्वॉल्व किया जाए, हमें भी इन्वॉल्व किया जाए इस डिसीजन में, ताकि आपको ये पता रहे कि हम क्या चाहते हैं और हो क्या रहा है। दूसरा क्या है, पावर एंड स्टेटस, लाजमी बात है, जैसे एक कंपनी जो है ना वो एक्सपेंड कर रही है, उनका पावर भी बढ़ेगा, उनका स्टेटस भी बढ़ेगा। कंपनी जो है ना अगर अपने ऑफिस क्लोज कर रही है तो उनका पावर भी कम होगा, उनका जो है ना स्टेटस भी डिक्रीज होगा। दूसरा है कैरियर प्रोस्पेक्ट्स। अब लाजमी बात है, कंपनी में जितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होंगी ना, कंपनी में जितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होंगी, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा जो है ना उसे क्या कहते हैं, आपके जो मैनेजमेंट है वो खुश होगी, आपके जो ऊपर वाली आवाम है खुश होगी कि भाई अच्छा, अच्छी चीज मिल रही है हमें। और जॉब सिक्योरिटी एज इन के भाई, ऐसा नहीं है कि ये बात बात पे बंदे जो है ना निकाल देते हैं, बात बात पे बंदे फायर कर देते हैं या फिर जो है ना रिजाइन करवाते हैं लोगों से, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कंपनी है काफी अच्छी है, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे अभी कोविड आया था तो वो काफी कंपनीज ने डाउन साइजिंग स्टार्ट की थी, तो वो जो है ना रेजिग्नेशन लिखवा रहे थे एम्प्लॉयज से। तो अब ऐसा कोई सीन आता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, उनकी जॉब सिक्योरिटी क्या आ जाएगी, खतरे में आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने एक जो है ना टाइप लिखी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टर्स की दो टाइप्स होती हैं। जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे ना वो थे, उसे क्या कहते हैं, आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। और दूसरे आपके कौन होते हैं, वो होते हैं आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। जो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं, किसके, कंपनी के। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं, वो परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं होते। उनको क्या होता है, वो आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, जो आपकी मीटिंग्स हो रही होती हैं उस हिसाब से उनको पैसा मिल रहा होता है। ये आप लॉ में पढ़ के आए हैं कि भाई आपके जो उसे क्या कहते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो बेसिकली आपकी जो है ना चार्जेस ले रहे होते हैं, किसके, उसके हवाले से, मीटिंग्स के हवाले से, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं। ठीक है जी। आगे हमारे पास अदर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। ये हम जो है ना इसका जो लास्ट है वो हम पढ़ रहे हैं, इस लेक्चर का जो लास्ट है वो पढ़ रहे हैं हम। अदर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज में आता है, जैसे एक तो सीनियर मैनेजर होता है, उनके नीचे मैनेजर्स होते हैं, फिर उनके नीचे काम कर रहे होते हैं लोग, वो एम्प्लॉयज होते हैं। अब उनका क्या गोल होता है, वो ये सोचते हैं कि भाई हमें प्रमोशन मिलना चाहिए, हमें क्या मिलना चाहिए, हमें प्रमोशन मिलना चाहिए। जितने भी नीचे लोग होते हैं उनका गोल यही होता है, क्या मिले, हमें प्रमोशन मिले। जितना प्रमोशन उन्हें मिलता है वो उतने ज्यादा खुश होते हैं, और और वो किसी और चीज से भी खुश होते हैं। लाजमी बात है, लाजमी बात है, अगर किसी चीज से उन्हें खतरा हो रहा है, अगर उनके अगेंस्ट कोई चीज जा रही है, अगर उससे उन्हें खतरा हो रहा है, तो लाजमी बात है अगर वो उनके फेवर में जा रही है तो उससे क्या होते हैं, वो खुश होते हैं। यहाँ पे ये इंटरेस्ट है। ठीक है जी, ये सेट कर लीजिएगा। अब पहली चीज क्या है जिससे उन्हें जो है ना इंटरेस्ट अपने थ्रेटन लगते हैं कि भाई अगर उनके अगेंस्ट कोई काम हो रहा हो, तो सबसे पहली चीज है पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कोविड की ही दोबारा बात कर लेते हैं कि भाई उसकी वजह से सैलरीज भी तो काफी जगह पे कम की गई थी। भाई अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए उन्होंने काफी जगह उन्होंने कहा था कि भाई अगर आप जो है ना रिजाइन नहीं कर रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कम सैलरी लेनी है। ठीक है जी, हम आपकी सैलरी कम कर रहे हैं। तब वहां पे क्या हो रहा है, उनके इंटरेस्ट क्या हो रहे हैं, एट रिस्क आ रहे हैं, नहीं आ रहे। वर्किंग कंडीशंस, एसी ऑफिस है, एक जगह एसी ऑफिस दिया जा रहा है, एक जगह धूप में जो है ना बिठाया जा रहा है, वहां पे बिठा के काम करवाया जा रहा है। तो डिफरेंट चीजें हो गई ना। अब एसी में बिठा के बाद में धूप में बिठा के काम करवा रहे हैं, तो आपकी जो इंटरेस्ट है वो कहाँ गए, थ्रेटेड हो गए कि नहीं हो गए। जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योर है कि नहीं है, आए दिन निकाल तो नहीं देते हैं ना ये लोग, हैं जी। फिर क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन, आप जो नौकरी कर रहे हो उससे खुश भी हो कि नहीं हो, हैं जी। ऐसा तो नहीं है कि आपको जलील करके रखा हुआ है। और दूसरी क्या चीज़ है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि आपसे ऑफिस में भी पूरा दिन काम करवाते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर आपको घर के लिए भी अच्छा खासा काम दे देते हैं होमवर्क की तरह, कि जैसे स्कूल्स में होमवर्क मिलते थे भाई ये जाके घर से करके लाना। तो ऐसा तो नहीं कर रहे वो लोग, हैं जी।
तो ये सब चीजें जो है ये रोल प्ले करती हैं। अच्छा, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हम पढ़ेंगे नहीं, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। पढ़ेंगे हम कब? पढ़ेंगे हम इसको हमारे अगले लेक्चर में। पहला हमारा लैंडर्स है, दूसरा हमारा सप्लायर्स है, तीसरा गवर्नमेंट है, चौथा लोकल कम्युनिटीज है, पांचवा आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, और छठा आपका जनरल पब्लिक इंक्लूडिंग स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप्स। तो ये सब लोग जो हैं ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में आते हैं, और जैसे हमने अभी इंटरनल डिटेल में पढ़ा वैसे हम एक्सटर्नल डिटेल में पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। आई होप ये वीडियो में आपको सब समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में डाल सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।